नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम अलग अलग विषय लेकर आपके लिए आते हैं ताकि आप उनसे जुड़े हुए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें और हमारे विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज के 2 महत्वपूर्ण विषय क्या हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आइए डालते नजर। तो आज के विषय आपको बता दें, आज हम खास तौर से बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं और इससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जो किसान सेब की फसल लेते हैं उनके लिए भी आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सेब के बागों में किस तरीके से देखभाल करें और कैसे अच्छा उत्पादन वो प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, आप हमें फोन करें और अपने सवाल, जो भी अगर कोई समस्या आ रही है, चाहे वो आप औषधीय पौधों से जुड़ी हुई कोई बात हमसे जानना चाहते हैं या फिर आप सेब के बाग लगाते हैं या फिर लगाने का विचार बना रहे हैं, तो आज का मंच आपके लिए है। विशेषज्ञ हमारे साथ अगले 1 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो चलिए हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ हैं जो कि दोनों ही विषय पर हमें आज विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर के.सी. भट्ट साहब हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भट्ट साहब। और हमारे साथ डॉक्टर के.एस. रिसम जी भी हैं, आप पूर्व कुलपति हैं शेर कश्मीर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर रिसम जी कार्यक्रम में। तो आप सेब पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे, सेब की बागों की कैसे देखभाल करें, और डॉक्टर भट्ट हमें बताएंगे कि अगर औषधीय पौधों की हमारे किसान खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो ऐसे में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भट्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगी, औषधीय पौधों की खेती की बात करें और हाल में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसान पारंपरिक फसलों के साथ अगर कुछ नया करे, और खास तौर पर आज के समय में पूरे विश्व में जब हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है, तो ऐसे में ये भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और किस तरह का ये विकल्प है औषधीय पौधों की खेती? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि हमारे जो औषधीय पादप हैं, औषधीय पौधे हैं, हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इनका इस्तेमाल देवताओं के काल में भी हुआ है। हमारे जो अश्विनी कुमार सूर्यपुत्र हुआ थे, उन्होंने जो है शल्य चिकित्सा करके देवताओं का इलाज किया और कई सारी जड़ी बूटियों को जो है इलाज में इस्तेमाल किया। उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी हुए थे जिन्होंने देवताओं का इलाज किया है औषधीय पादपों को। तो ये तो औषधीय पादप तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व इसलिए भी है कि आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे देश में ये कहा गया कि आप काढ़ा पीजिए, गिलोय का आप काढ़ा पीजिए, आप तुलसी पीजिए। तो इससे आपको, जैसे कि जो महामारी आई है, वो महामारी ऐसी थी कि जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, हमारे औषधि पौधों में इतना जान है, इतनी मतलब गुणवत्ता है कि जो ऐसी महामारी को भी दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पौधे हैं जो कि आप आजकल से हमारे किसान भाई, आपको पता ही है कि परंपरागत फसलें जो लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, आपके जो है धान लगाते हैं, कई फसलें लगाते हैं जिनका मूल्य आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप औषधीय पादपों की खेती करना चाहें तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वो है कि उद्देश्य है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाए, तो इनसे आपको जो है आय दुगनी होने का पूरा। डॉक्टर भट्ट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही और जो आपने बताया कि ये एक तरीके से जो औषधीय पौधे हैं या फिर मेडिसिनल प्लांट जिन्हें हम कह रहे हैं, उनकी खेती, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, आदिकाल से हमारे इस्तेमाल होते रहे। और ये अगर हम इनकी बात करें तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ यही है कि जो हमें विरासत में मिला उसे हम और सहेज लें, उसे और आगे बढ़ा लें। तो आज के दौर में इसको लेकर कई तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं और सरकार भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। बस जरूरत यह है कि किसान समझे कि कैसे इससे लाभ उन्हें हो सकता है और कैसे इसकी खेती वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
हमारे देश में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मिलते हैं। औषधि पौधों और उनसे बने उत्पादों की देश विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। खेत में एक ही तरह की फसल लेने से खेत की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में आप फसल विविधता अपनाकर और खेत खाली होने के बाद उसमें औषधीय पौधों की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। औषधि पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों फलों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में होता है। इसमें आंवला, नीम और चंदन महत्वपूर्ण है। ये पौधे लंबी अवधि में पेड़ की शक्ल लेते हैं और इनकी लकड़ी, पत्तियां दवा बनाने के काम आती है। ये लंबे समय में मुनाफा देते हैं, जबकि कम समय में मुनाफा देने वाले पौधों में इसबगोल, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी और अदरक की खेती आप कर सकते हैं। इन सभी औषधीय पौधों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। पहले औषधि फसलों की करीब 80% से ज्यादा उपज जंगलों से आती थी, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों के सहयोग से इनके कृषिकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उद्योगों की निर्भरता औषधीय पौधों के कृषिकरण से मिलने वाले कच्चे माल पर बढ़ी है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और अलग से इसके लिए बजट भी रखा गया है ताकि हमारे जो किसान हैं औषधीय पौधों की खेती करें और हमारे देश में इसका प्रचलन भी बढ़े ताकि हम इसका इस्तेमाल भी कर सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हमारे साथ डॉक्टर रिसम जी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर रिसम, आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम सेब की खेती की बात कर रहे हैं और सेब का तो ये कहते हैं कि समय आ चुका है, पूरी तरीके से भरमार है बाज़ार में, लेकिन हमारे वो किसान जो कि इस वक्त सेब की खेती से जुड़े हुए हैं और बाग को लेकर उन्हें किस तरह की सावधानी इस वक्त बरतनी चाहिए, किस तरह से रख रखाव करें? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी किसान भाई हमारे इस हेलो किसान प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं और उनको नमस्कार भी करता हूं जी। और उनसे ये भी आग्रह करता हूं जितने उनके सवाल हों वो इस माध्यम से पूछें ताकि उनको और भी जानकारी मिल सके। जहां तक फल वाले पौधों का सवाल है, हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसानों की आय जो है जल्द से जल्द दुगनी करनी है। और किसानों की आय दुगनी करने के लिए कुछ माध्यम हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या पशुपालन है। इनको अगर हम जो परंपरागत किसानी है जैसे फसलें हैं उनके साथ जोड़ कर ले चलें तो हमारे किसानों की आमदन जो है ज़रूर दुगनी होगी। दुगनी क्या होगी, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है जी। और जहाँ तक फल के पौधों का सवाल है, अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो 3.3 लाख हेक्टेयर जो है ज़मीन जो है वो फल के पौधों के तहत आती है। और इसमें से अगर सेब देखें तो सिर्फ सेब ही 48% एरिया जो है कवर कर रहे हैं। और हमारी जो वार्षिक उत्पादन है सेब की वो लगभग 18-19 लाख मीट्रिक टन है। और अगर हम 2016-17 के आंकड़े ले तो उस वक्त ये 17.26 लाख मीट्रिक टन थी। और जहां तक हम इसकी अगर उत्पादन का ये क्षमता देखें तो लगभग औसतन 10 से 12 टन जो है पर हेक्टर की उपज है। हालांकि ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लेकिन अगर हम जो अग्रसित या प्रोग्रेसिव मुल्क हैं इस दुनिया में उनकी बात करें तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है, जहां की 40 से 50 मीट्रिक टन पर हेक्टर जो है उसकी उत्पादकता है जी। और इससे किसान को काफ़ी ज़्यादा आय भी मिलती है। और अगर हम उपज की बात करें तो इस वक्त उपज काफ़ी और बाज़ार में चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, वहाँ के सेब के साथ साथ कुछ हमारे इंपोर्ट भी हो रहे हैं। जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी
जो क्वालिटी अगर हम देखें तो किसान हमारा जो है उसको अच्छी तरह से ग्रेडिंग करता है, अच्छी तरह से उसकी जो इस पे फार्म गेट पे प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत करनी होती है वो कर लेता है, उससे उसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। जहाँ हमारा जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल का सेब जो है 180 110 के आसपास बिकता है, वहाँ वो सेब जो बाहर से आता है वो 300 और 400 रुपए किलो के बीच में बिकता है। और अगर आज के दिन हम देखें, अगर 20 साल पहले का देखें तो मुश्किल से कहीं कैपिटल सिटीज में या बड़ी बड़ी सिटीज में सेब की उपलब्धता होती। जी बिल्कुल। और अब आज के दिन तो ये छोटे छोटे गाँव में भी बिल्कुल सही बात कही आपने कि छोटे छोटे शहरों में, गांव हाट बाजार में अब सेब पहुंच चुका है। और सेब अपनी खुशबू के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए जाना ही जाता है। और कई तरह के इसके लाभ इस लिहाज से भी है कि अन्य फसलों की तुलना में सेब से ज़्यादा लाभ किसानों को होता है, कीमत भी अच्छी उन्हें मिलती है। तो चलिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी किसान सेब के बाग लगाते हैं। लेकिन हर फसल की बिजाई के बाद उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है, जिससे अच्छी फसल ली जा सके। ऐसे में जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं, वो रुइया और सेंजोस्केल कीटों की रोकथाम के लिए 2% हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का छिड़काव करें। इस महीने कीट भक्षी कोक्सीनेला सेप्टपुंक्टाटा को बागान में छोड़े। आप 30 से 35 वयस्क प्रति ग्रसित वृक्ष छोड़ सकते हैं। इस महीने डाइमेथोएट की 0.01% मात्रा का छिड़काव करें। फलों को तुड़ाई से पहले ही गिरने से रोकने के लिए 20 ppm नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल की 2 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सेब में लगने वाले रोगों में हेरी रूट, श्वेत जड़ सड़न, कॉलर सड़न, कैंकर रोग, चूर्निल आसिता, पत्तों के धब्बे, कजली छाले और ई फ्लाई धब्बे, फल सड़न और विषाणु रोग प्रमुख है। इन रोगों का प्रकोप होने पर सेब के उत्पादन पर असर पड़ता है और फल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप सेब के बागों से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो बागों में समसामयिक कार्य जरूर करें। साथ ही बाग को कीटों और रोगों की समस्या से भी बचाएं। दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले लें। वहीं देर से पकने वाली किस्मों के तैयार फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। तो अभी आपने सेब पर एक विशेष रिपोर्ट देखी और देखिए आपने किस तरीके से सेब की खेती की जाती है। लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं कि किस तरह की बीमारी सेब में हो सकती है, इस फसल में नुकसान जिनका हो सकता है। इसीलिए किसानों को अपने स्तर पर सावधान रहने की भी ज़रूरत है और साथ ही समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी लेते रहें। इसीलिए हम आपके लिए आज एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं। अगर आपकी कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई समस्या है तो आप हमारे 2 टोल फ्री नंबर्स पर, ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीरज जी लगातार बने हुए हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो सेब के बाग है उनकी देखभाल की जा सकती है। चलिए बातचीत की और शुरुआत करते हैं फिर से। सबसे पहले डॉक्टर भट्ट, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हम औषधीय पौधों की बात कर रहे हैं, तो किस किस तरह के औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है, जिनका प्रचलन ज़्यादा है? देखिए, औषधीय पादपों की जहाँ तक बात है तो हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारा हिंदुस्तान है, ये कई जलवायु का जो है देश है और ये इसकी जलवायु में हमारे कई वानस्पतिक क्षेत्रों में बहुत सारे पादप होते हैं जो औषधीय गुणों वाले होते हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार तक प्रजातियां हैं जो कि औषधीय गुणों वाले होते हैं। इन औषधीय पादपों को जानना सबसे मुख्य बात होती है कि आप इनकी पहचान कैसे करें। इनकी पहचान होनी बहुत सबसे ज़रूरी है। अगर पहचान आप सही नहीं कर पाओगे तो आप पता चला कि अश्वगंधा की जगह पे कुछ और की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो पौध कहाँ से ले, कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं, उनकी कितनी प्रामाणिकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आपको
कोई भी औषधीय पौधा उगाना हो, चाहे अश्वगंधा उगाना है, चाहे आपको गिलोय उगानी, चाहे तुलसी उगानी है, चाहे आपको और हिमालय में होने वाले पौधे उगाने, अतीस उगाना है, कुटकी उगानी है, इसके लिए आपको जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं उनसे आप संपर्क करें तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ से आपको प्रशिक्षण मिलेगा और सर्टिफाइड सीड आपको मिल सकता है। आपको जानकारी होगी कि हमारे जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय में एक मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, जो राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, इसकी शाखाएं हर राज्य में स्थापित की गई हैं। तो ये राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है आपको हर तरह की जानकारी दे सकता है। आजकल तो इन्होंने जो है हर पौधे को हर कैटेगरीज कर दी हैं, और यहाँ तक कि आज का अब जो है हमारा राष्ट्रीय पादप जो हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, ये आपको सब्सिडी भी देने लग गया पौधों को उगाने के लिए। जी बिल्कुल, तो सब्सिडी का कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। और हो सकता है हमारे किसानों के मन में भी ये सवाल उठ रहा हो कि अगर इस तरह की सुविधा है, अगर इस तरह की योजनाएं हैं, तो उनसे वो कैसे जुड़ें। हमारे साथ एक कॉलर है, महाराष्ट्र हैं, ये बामन राव जी हैं फ़ोन लाइन पर। जी बामन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो। हाँ मैडम। वामन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैडम, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात। चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राव साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं अभी टेलीविजन से, तो आप फिर से हमें कॉल लगाएं। हाँ सुन रहा हूँ मैडम। जी जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राव साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं अभी टेलीविजन से, तो आप फिर से हमें कॉल लगाएं। मैडम हेलो मैडम। जी मैं आपसे जी वामन जी, मैं आपसे यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगी, और अन्य किसान जो कि अभी हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, आप पहले टेलीविजन की आवाज़ कम कर दीजिए, अपना सवाल पूरा करें, जवाब सुनने के लिए वापस से आवाज़ कर लीजिएगा। मैडम, सेब का पौधा ले सकते क्या महाराष्ट्र में? टेम्परेचर 45 डिग्री। आप सेब का बाग लगाना चाहते हैं महाराष्ट्र में, ये सवाल है आपका? हाँ, एप्पल की फसल ले सकते जी डॉक्टर इसम जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या महाराष्ट्र में संभव है वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए? संभव है क्या? देखिए, जहाँ तक सेब के उत्पादन का सवाल है, इसके लिए जो है क्लाइमेट है वहाँ जो है 1500 घंटे जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर रहना चाहिए एक साल में, ताकि उसका जो रेस्ट पीरियड है वो ब्रेक हो जाए। और जो औसत टेम्परेचर है उस जगह का, जबकि फसल पकने का टाइम होता है, वो 21 से 24 डिग्री तक रहे। और जहाँ भी अगर ये पड़ता है या फ्रॉस्ट है या स्टॉर्म्स आते हैं, हेल स्टॉर्म जिनको कहते हैं, अगर वो आते हैं तो वो जगह अवॉइड करनी चाहिए। और सॉइल जो इसके लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोमी सॉइल, और ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच होनी चाहिए। वो जो है इसके लिए बड़ी अच्छी जगह मानी जाती है। जहाँ पानी ज़्यादा रहे, जिसको वाटरलॉग्ड एरिया कहते हैं, वहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए जी। अगर ये चीज़ें वहाँ पे हैं तो डेफिनेटली ये उगा सकते हैं, लेकिन चिलिंग जो है, चिलिंग रिक्वायरमेंट जो 1500 घंटे की है वो पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज कुछ वेराइटीज ऐसी आती हैं कि जो लो चिलिंग वेराइटीज हैं, वो होती तो सही हैं ऑर्नामेंट्स के तौर पे, प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए मोस्टली जो है सेब जो है टेम्परेट क्लाइमेटिक एरियाज में उत्पादन की जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं जहां इसको एक्सटेंड किया गया है। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर अभी तक अगर देखें कमर्शियल लाइन पे इसको महाराष्ट्र में नहीं लिया गया। रिसम जी, यानी कुल मिलाकर के आप यही कहना चाहेंगे कि ये वहाँ के लिए लाभ देने वाली फसल नहीं होगी, और वहाँ की जो जलवायु है या फिर तापमान जिस तरह का है, क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है, उसके अनुसार ये अच्छा फैसला नहीं होगा। और फिलहाल इस तरह की कुछ वेराइटीज़ का ज़रूर आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि में शायद उतना आपको उनसे लाभ ना मिले। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। विषय चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें, आज हम बात करें औषधीय पौधों की खेती और साथ ही कैसे करें सेब के बागों की देखभाल। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या?
केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के कार्यक्रम के विषय हम आपको फिर से बता दें। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में और साथ ही सेब के बागों की कैसे करें देखभाल। आपके लिए 2 टोल फ्री नंबर हैं जो कि लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप यहां से नंबर नोट करें और अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचाएं। उनके बारे में हम जवाब लेंगे अपने विशेषज्ञों से जो कि हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं औषधीय पौधों के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर भट्ट, अगर हम महत्व की बात करें तो क्या ये सिर्फ जो औषधीय पौधे हैं क्या इन्हें हम स्वास्थ्यवर्धक या फिर कहें स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए भी हैं या फिर इनके अन्य तरह के भी उपयोग हैं जिनको लेकर बाजार में इनकी मांग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, औषधीय पादप एक तो सबसे मुख्य उनका उपयोग तो स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये औषधीय पादप जंगलों में उगते थे, पहाड़ों में उगते थे, वहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका दोहन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये दोहन नहीं होना चाहिए। इस दोहन को ही बचाने के लिए आज सरकार का जो प्रयास है उनका कल्टीवेशन करने के लिए है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनका जो है अगर आप दोहन कर रहे हो तो उस एरिया में, क्योंकि आपका जो वातावरण है अब उस वातावरण में उन पौधों का प्रॉपर हर पौधों से, हर वनस्पति से इंटरेक्शन है, एक इकोलॉजिकल संबंध है। तो इकोलॉजिकल संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि इनका संरक्षण हम वहाँ पे करें ताकि आपको एक तो आपका एनवायरनमेंट जो है, इनका आपका वातावरण सही रहे, आपको हरियाली मिलती रहे, आपके जो आजकल कई जो वो आपके बादल फटने का, आपका कई सारी जो आपदाएं आ रही हैं उनसे भी आपको वो ये रोक सकते हैं। आप इन पौधों का संरक्षण वहीं पे इन सिटू, जिनको कहते हैं अपने स्थान में जहाँ पे ये उग रहे हैं वहीं पे इनको चलने दें तो बहुत अच्छा रहेगा और ये प्रयास किया जाना चाहिए संस्थानों यानी द्वारा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब जंगल कट रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसी वनस्पति भी खत्म हो रही है, ये भी एक वजह है जिसके चलते इस तरह की जो खेती है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो कमी ना रहे, वो गैप ना रहे। हमारे साथ एक कॉलर है, मुकेश कुमार है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। मुकेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी जी नमस्कार मुकेश जी, सवाल बताइए अपना। ये सवाल है मैडम, हमारे यहाँ जो पानी का वाटर लेवल है लगातार नीचे जा रहा हो तो हमारी जो मिट्टी है वो बलुई दोमट है। हेलो, सुन पा रहे हैं जी क्या? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। तो ये समझिए, पूछ रहे जी हम क्या हमारे यहाँ बलुई दोमट मिट्टी में तुलसी की खेती हो सकती है जी, और किस तरीके से की जाएगी? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका मुकेश जी। ये नोएडा के जी। हाँ मुकेश कुमार जी, आपने अच्छा सवाल किया है। पहले तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ का पानी नीचे जा रहा है। पानी को बहुत दोहन है, रोज ही धान की खेती कर रहे हैं बहुत आयत में हमारे यहाँ, और हमारी मिट्टी में पानी ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटा पानी रुक पावे बस। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपकी समस्या नहीं है, ये तो पूरे विश्व की समस्या है कि पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे, टेबल जो है नीचे जा रही है।
ये इसके लिए तो हमें जो वातावरण, अपना जो पर्यावरण है, अपने पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित जो भी हमारे वो हैं तत्व हैं, या मतलब उनको हमें जो है संरक्षित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जो है हरियाली बनी रहे, हमारे यहाँ सही टाइम पे बारिश हो, सही टाइम पे हमारा जो है सॉइल का जो है वो फर्टिलाइजेशन होता रहे और सॉइल में मृदा बढ़ती रहे। तुलसी खेती कर सकते हैं तो आप जो है तुलसी की खेती कर सकते हैं। तुलसी की खेती करने में केवल एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे ज्यादा फ्रॉस्ट, मतलब जो पाला नहीं पड़ना चाहिए। जिस एरिया में आप तुलसी खेती करो, बेधड़क करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी खेती कर सकते हैं। लेकिन आप बीज जो है, मैंने जैसे कहा कि आप जो है जो राष्ट्रीय संस्थान है, जो उन संस्थानों से आप वहां से ले सकते हैं। आप सीमैप जाकर, लखनऊ में जाकर ले सकते हैं, आप आनंद जाकर ले सकते हैं, आप दिल्ली में हमारा जो संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, आप NBPR से बीज ले सकते हैं। लेकिन आप बीज लें सर्टिफाइड, और जो वैज्ञानिकों ने जिनके साथ कुछ काम किया है उन बीजों का आप लेकर। और जैसे बता रहे हैं कि वाटर लेवल काफी नीचे है, पानी जो रोकने की क्षमता है मिट्टी की वो भी कम होती जा रही है, तो क्या इससे कोई विपरीत असर पड़ सकता है तुलसी की खेती पर? यस, बिल्कुल पड़ सकता है। पानी तो हर पौधे के लिए, हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक चीज है, तो पानी का असर जरूर पड़ेगा। अगर पानी आपका नहीं है तो ये फिर आपको खेती की सही पैदावार नहीं दे सकती है, सही मृदा आपकी जो है वहाँ उर्वरकता नहीं रहेगी, तो आपको बीज उगने में ही आपका टाइम वो लगेगा, मतलब जर्मिनेशन हो सकता है। तो इसलिए पानी की सख्त आवश्यकता है, पानी होना बहुत जरूरी है मिट्टी जी। बिल्कुल, तो मुकेश कुमार थे हमारे साथ दर्शक उत्तर प्रदेश से। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है? हम मेडिसिनल प्लांट चाष करना चाहता है, तो हम पश्चिम बंगाल से कहां से जोगाजोग कर सकता है? पश्चिम बंगाल में कहां आप संपर्क करें, ये सवाल है आपका? हाँ, यही सवाल है। तो हम चाहते हैं ये मेडिसिनल प्लांट जो आज बाद में बोलती है आप लोगों में, तो वो चाष करना चाहता है, तो हम कहाँ से जोगाजोग करिए, हम कैसे करें, हम उसका बीज कहाँ से पाए? सुवीर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बहुत तरह के औषधीय पौधे हैं। आप कोई विशेष खेती करना चाहते हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अभी आपने उसके ऊपर विचार ही नहीं किया? हम वो भी आपको बता सकते हैं कि किस वहाँ के हिसाब से किस चीज़ की खेती बेहतर रहेगी। जी, जो मेडिसिनल प्लांट हमारे यहाँ से चाष होगा वही मुझे जाना है। हम तो नहीं बोल सकता है कि हमारा जमीन में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में कौन मेडिसिनल प्लांट चाष होगा, हम तो नहीं ठीक है, जानता है। तो हमारे यहाँ साथ तुलसी गाछ है, कालोमेघ है, चिरता है। जी सुवीर जी, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे इसमें। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ सुवीर पाल जी, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। आपकी जिज्ञासा भी बहुत अच्छी है कि आप जड़ी बूटी की खेती करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपको अभी इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन केवल आपके मन में उत्साह है कि मैं एक औषधीय पौधों की खेती करूं, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसके लिए संस्थान है, जैसे मैंने आप बताया कि आयुष मंत्रालय का नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसके हर स्टेट में, हर राज्य में अपनी शाखाएं हैं। आप वहाँ से बीज प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो, न कि आप वहाँ पे जो कृषि से संबंधित यूनिवर्सिटीज हैं, कल्याणी में है या कोई आप वेस्ट बंगाल में जो भी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जाकर के इन पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कालमेघ, यस, कालमेघ आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कालमेघ की खेती बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे हो सकती है। आप कालमेघ का बीज प्राप्त करें और कालमेघ वहाँ पे उगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा भी और बाई बड़ंग है, ये और भी कई सारे औषधीय पौधे हैं, लेकिन आपको इससे सबसे पहले जानकारी, पहचान होनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने ये बात शुरुआत में भी कही थी कि जब हमारे जो किसान अगर इसके बारे में विचार करते हैं, तो ये पता लगना कि सही पौधे लिए कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और आगे और भी हम दर्शकों के सवाल लेंगे, और मैं आपसे आगे और इसके बारे में समझना चाहूँगी कि जो किसान
पहली बार इसकी शुरुआत करें वो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर शुरुआत कहाँ से की जाए। लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर रेशम जी से। सर, क्या बताना चाहेंगे सेब की खेती के बारे में और बागों की देखभाल के बारे में? कुछ अभी हमने रिपोर्ट दिखाई थी तो कई तरह की बीमारियां हैं जो कि सेब पर हमला कर सकती हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कैसे हमारे किसानों को सतर्क रहना चाहिए। और क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि बिना विशेषज्ञ की दवाओं का छिड़काव ना करें, यानी जब तक उन्हें सही सलाह ना मिले तब तक किसी तरह का छिड़काव ना करें, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बीमारियों की रोकथाम का सवाल है तो लोकल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी ये सेब के बागान उगाए जाते हैं वहाँ पे उन्होंने उस बीमारी के लिए ज़रूर इलाज बता रखा है और किसानों से यही आग्रह करते हैं कि वो जो भी लोकल कृषि विज्ञान केंद्र है उससे राब्ता कायम करें, यूनिवर्सिटी से राब्ता कायम करें और साथ में अब टोल फ्री कॉल सेंटर है 1800-1801-551, उस पे किसी वक्त भी वो राब्ता कायम कर सकते हैं, जहाँ की फर्स्ट लेवल के एजेंट्स बैठे होते हैं। अगर वो उसका उनको सोल्यूशन राइट टाइम पे बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते तो उस कॉल को एस्केलेट करके सेकेंडरी एजेंट्स तक बात पहुंचाते हैं और वहां से सोल्यूशन लेके वापस उनको जवाब दिया जाता है। जी डॉक्टर, इसके लिए खास तौर पर रोकथाम ये है कि जितनी भी छिड़काव का शेड्यूल बनाया गया है उस एरिया के लिए उस शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करना है और ये देखना है कि बारिश के वक्त छिड़काव ना हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ये हो, सूखा हो, धूप हो, पानी ना हो, उस वक्त भी छिड़काव किया जाए और प्रॉपर टेक्निक से छिड़काव किया जाए ताकि उस छिड़काव का जो है सही असर बीमारियों के रोकथाम के लिए हो जी। और साथ में जितने भी कीटनाशक वगैरह हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेने चाहिए, अच्छी सोर्स से लेने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, ताकि जो है स्पूरियस जो हमारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उनका यूज होके जो पौधे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। जी बिल्कुल। और साथ में ही उसके मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए ताकि उस एरिया की डेफिशिएंसी के बारे में जाना जाए, जो भी डेफिशिएंसी हो उसकी पूर्ति की जाए और प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो बागान को दिए जाएं और सही टाइम पे दिए जाएं, सही मात्रा में दिए जी बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स की बात यहाँ पर आपने बताई और ये भी बताया कि नए बाग जो किसान लगाना चाहते हैं वो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और ये तो हम हर कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बताते हैं, किसानों को बताते हैं, चाहे कोई भी फसल हो। आज के समय में ये मान लीजिए कि आपको मिट्टी की जाँच तो जरूर करवानी है ताकि आपको पता चले कि किन चीज़ों की कमी है। कई बार होता ये है कि हम सिर्फ देख देख करके ही जिनकी कमी नहीं भी होती है वो भी अपने मिट्टी में डाल देते हैं और उसका विपरीत असर पड़ता है, तो लागत भी बढ़ती है। ऐसा ना हो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। होगी आपसे मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं औषधीय पौधों की खेती और साथ ही सेब के बागों की कैसे देखभाल करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके कॉल्स का इंतजार है और देखिए इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, गोपाल यादव जी हैं गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर। गोपाल जी बताइए सवाल क्या है आपका? मैम आप बता रहे हो कि काली मिट्टी है हमारे यहाँ, औषधि कौन सा हम औषधि पौधा उगा सकते हैं? गुजरात से कहाँ से बात कर रहे हैं आप, किस जिले से? मैम आप औषधि पौधों काली मिट्टी में क्या उगा सकते हैं? गोपाल जी गुजरात के किस जिले से बात कर रहे हैं आप? गिर सोमनाथ से। जी डॉक्टर भट्ट क्या? गोपाल यादव जी आपने तो बहुत बढ़िया, आप जो जानकारी लेना चाहते हैं अच्छी बात है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसान भाइयों को, कई किसान भाई ऐसे हैं कि जिनको अभी औषधि पादपों को खेती कैसे की जाती है, औषधि पादप होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, कैसे होती है, किस जलवायु में कौन सा पौधा लगाया जा सकता है, कहाँ से बीज प्राप्त किया जा सकता है, ये जानकारी इनकी पहचान होनी बहुत सबसे ज़रूरी है। आप तो गुजरात में रह रहे हो और गुजरात में आनंद में एक डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जा कर के आनंद में लगभग 30 से 40 प्लांट की जो औषधीय पौधे हैं उनके बारे में वहाँ पे खेती की जाती है, उनके बारे में वहाँ पे और भी रिसर्च किया जाता है, जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप आनंद में जाकर के, आप गुजरात में हो कभी भी आप और इनका सवाल मुख्य रूप से ये था डॉक्टर भट्ट कि इनके यहाँ की काली मिट्टी है, तो क्या उसमें इस तरह की खेती संभव है? काली मिट्टी में? जी जी नहीं, काली मिट्टी तो एक्चुअली ऐसा है, काली मिट्टी तो जैसे आपको कॉटन के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि किस मिट्टी में कौन सा पौधा उगाया जा सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा पौधा जो है वहाँ पे लेना चाहिए। अगर जैसे आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं, काली मिट्टी में है, या आप गुजरात में या आंध्रा में है, तो आपको मेरे ख्याल से सफ़ेद मूसली की खेती वहाँ पे करनी चाहिए, सतावर की खेती करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एलोवेरा, जो हमारा जो एलोए है, ये एलोवेरा है, ये इसकी खेती भी वहाँ पे की जा सकती है। आप खेती कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और चलिए अब सेब पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर रिसम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब अब आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने बीमारियों के बारे में बात की, आपने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान अपनी फसल का रखरखाव कर सकते हैं, और बात ही बात में आपने ये भी कहा था कि पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ये होता है कि पेड़ लगाने के बाद हम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, शायद उसकी साफ़ सफाई और पोषक तत्वों के बारे में उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हम आमतौर पर धान, गेहूँ, इस तरह की चने की फसलों में हम हर समय पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे किसानों से? देखिए, जहाँ तक सेब के बागान का सवाल है, क्योंकि यहाँ किसानों को आय जो है इससे अच्छी होती है, और अगर उसका वो देखभाल अच्छी तरह से ना करें तो उनकी आय में काफ़ी कमी आ जाती है, क्योंकि जो उत्पादन होता है वो भी कम हो जाता है और जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो भी डिटीरियरेट हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं रहती है। इसलिए किसान जो है, जो भी सेब के बागान उगाते हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि इसकी जो है अच्छी तरह से देखभाल की जाए। इसके जो ही सीज़न आता है उसके साथ साथ में उसके नीचे बेड भी बनाए जाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो हम देते हैं वो भी दिए जाएं, जिस तरह की नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, या कोई भी बोरान, जिंक वगैरह की जो भी डेफिशिएंसी अगर कहीं पे मिलती है। आमतौर पे जो यहाँ जम्मू कश्मीर के बाग वाले किसान हैं, वो तो लगभग अगर हर साल नहीं तो एक ना दूसरे साल अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराते हैं, ताकि
किसी चीज, किसी तत्व की, किसी की कमी ना हो पाए। और साथ साथ में वो जो है जहाँ जरूरत पड़ती है पोलियर स्प्रे की, अगर कहीं कोई कमी आती है तो वो स्प्रे के रूप में भी उसको देते हैं, ताकि उनके जो पौधे हैं उनको सारे तत्व जो है सही मात्रा में मिलते रहें जी। इस बात का ख्याल रखना है। और साथ में ही जहां तक पेड़ पौधों को अच्छी तरह रखने का सवाल है, इनको प्रॉपर इनकी जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग, जिसको शाख तराशी भी कही जाती है, वो भी अच्छी तरह से की जानी चाहिए, ताकि जो है एरिएशन जो है सारे ही पौधे को अच्छी तरह से मिल सके और उससे उत्पादन जो है अच्छा बढ़ता भी है। और किसानों को पेड़ लगाने वक्त भी ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, जहां से वो प्लांटिंग मटेरियल या पेड़ लाते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सर्टिफाइड क्वालिटी का होना चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर रेशम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और नर्सरी जी जरूर एक्रेडिटेड होनी चाहिए। बिल्कुल, पौधों की गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। क्वालिटी के जिनकी जो पेडिग्री है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हों, तभी वो पौधे जो है लेके अपने खेती में लाएं। ऐसा ना हो कि कहीं से ऐसे पौधे ले आए जो आगे जाके अच्छी फसल ना दें और किसान को लाभ के बजाय नुकसान हो। जी बिल्कुल, और बागवानी में होता भी यही है, क्योंकि ये लंबे समय की फसल होती है। आप फल देने की स्थिति में जब आपका पेड़ आता है 3-4 साल बीत जाते हैं और तब कई बार पता चलता है कि तो सही पौधे ही नहीं लिए थे, तो उस वक्त किसान ठगा सा महसूस करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए शुरुआत से ही इन बातों का आप ध्यान रखें। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, राधे श्याम जी हैं, इन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। राधे श्याम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो राधे श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैडम मैं एनपी उज्जैन से बोल रहा हूँ। एनपी उज्जैन से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल बताएं अपना। राधे श्याम, हाँ, चंदन की खेती करना चाहते हैं। आप उज्जैन से चंदन की खेती करना चाहते हैं? ठीक है, डॉक्टर भट्ट क्या बताना चाहेंगे चंदन के बारे में? देखो, चंदन की खेती आप उज्जैन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चंदन होता है वो आपके जैसे जहाँ पे ह्यूमिड बारिश जहाँ होती है, गर्मी भी थोड़ी रहती है, ऐसे एरिया में चंदन की खेती करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी आपको। तो चंदन की खेती आप उज्जैन में नहीं कर सकते। जी, चंदन के बारे में क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर भट्ट? जो किसान अभी सुन रहे हैं, किस तरह के क्षेत्र में चंदन लगा सकते हैं? चंदन की खेती के लिए तो आपको एक तो जलवायु ऐसी चाहिए जहाँ पे प्रचुर मात्रा में बारिश हो रही हो, जहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बराबर हो, जहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर भी एक लिमिट तक सही हो, ज़्यादा टेम्परेचर भी उसके लिए नहीं चाहिए आप। और मिट्टी भी आपकी जो दोमट टाइप की होनी चाहिए। आपको उस एरिया में जाके आप उसको चंदन की खेती कर सकते हैं, लेकिन चंदन की खेती इतनी आसानी से नहीं हो सकती। उसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण लेना आपको सख्त जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने प्रशिक्षण की बात यहाँ पर की, तो डॉक्टर भट्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अभी जितने कॉल्स आए, लोगों में उत्साह तो काफ़ी नज़र आ रहा है, लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि जानकारी का अभाव बहुत है। मतलब बस एक विचार भी ही है बस कि वो इस तरह की खेती करें, बहुत ज़्यादा जानकारी या फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में गहराई से उन्हें नहीं पता। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग लें तो बेहतर रहेगा, और अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो कहाँ से लें? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि औषधीय पौधों की खेती अगर करनी है तो इनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। कहाँ से ले सकते हैं? प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और मैंने कई बार कहा कि इनके बारे में सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है कि इसका नाम क्या है, कौन सी प्रजाति है, और आपको प्रॉपर एक तो इनकी पहचान के लिए आपको एक बॉटनिस्ट की ज़रूरत है, जो आपको ये बता सकते कि भाई ये पौधा सही है और ये बॉटनिकली मतलब जो है वानस्पतिक नाम इसका सही है। तो सबसे पहले इसकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको इसका खेती किस तरह से की जाए, प्रशिक्षण आपको कैसे मिल सकता है। तो अभी जो मैंने कई बार कहा कि हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के पास जो साइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उन्होंने कई ऐसे पौधों की जो है एग्रोटेक्निक डेवलप करके
इसका जो है प्रकाशन किया है, तो ये सारी जानकारी उन प्रकाशनों में आपको मिल सकती है। उन्होंने पंपलेट छापे हैं, उन्होंने किताबें छापी हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ अपने वेबसाइट पे दे रखी है। एक तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनमें किस तरह से कौन सा पौधा कब लगना चाहिए, क्या उसकी जो है जलवायु होनी चाहिए, क्या उसमें खाद देना चाहिए, ये सब जानकारी उसमें है। क्या बीज कहाँ से लेना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी उसमें है। लेकिन इस तरह की जानकारी कई किताबें छपी हुई हैं, कई पुस्तकें छपी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप औषधि पादपों की कई पुस्तकें छपी हुई हैं जिनमें आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन अगर जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। कई यूनिवर्सिटीज़, कई संस्थान ऐसे हैं कि जो आपको इनके बारे में प्रशिक्षण दे सकते हैं और इनका जो है आपको डिप्लोमा आप ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है हल्द्वानी में, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तमिलनाडु में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में है यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में है जी। यानी बहुत जगह ऐसी हैं हमारे किसानों के लिए जहाँ से वो इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद इसकी खेती कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं, गोपाल जी हैं, जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया। गोपाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो गोपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए सवाल क्या है। ये आंवला की खेती करना चाहते हैं मैडम जी, राजस्थान से आंवला की खेती करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। वहाँ के लिए तो आंवला और ये सेब का करना चाहते हैं, तो कैसे क्या करेंगे? अच्छा, सेब की भी खेती करना चाहते हैं। आंवला के लिए तो आप क्या बताना चाहेंगे? राजस्थान आंवला आप खेती करिए। आंवला तो बहुत अच्छी चीज़ है, आंवले की खेती करनी चाहिए। आंवला जो है जो ड्राई एरियाज में ही ज़्यादातर उगता है। जैसे प्राकृतिक अगर जहाँ पे जलवायु है, जैसे मतलब प्रकृति में वो ड्राई एरियाज में ही होता है, आप उसको वहाँ पे खेती कर सकते हैं। उसके लिए आप यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इनसे, या मतलब ICR के इंस्टीट्यूट है, आप पटना में है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। कई सारे जो है कृषि अनुसंधान संस्थान के इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ से जानकारी लेकर के बिल्कुल। और सेब के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर इसम जी मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या राजस्थान के जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में पाला भी काफी पड़ता है और साथ में ड्राई एरिया है जी, भी काफी आते हैं। जहाँ पाला की खेती करनी जो है वो लाभदायक नहीं हो सकती, तो साथ में ही जो वहाँ की मिट्टी भी है, क्योंकि इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए है जो कि ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच हो, जहाँ जबकि राजस्थान की मिट्टी जो है वो ज्यादा सैंडी है, तो उसमें सेब की खेती करनी इतनी लाभदायक नहीं होगी। वहाँ दूसरे फलों की खेती की जा सकती है, जैसे कि अभी आंवला की बात चल रही थी, आंवला की खेती वहाँ बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, बेर की जा सकती है, और भी कई फल हैं जो सकते हैं, लेकिन सेब लाभदायक नहीं जी। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी समय है कार्यक्रम में। आपने अगर अभी तक हमें फ़ोन नहीं लगाया और कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। आपसे मुलाकात होगी इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। साथ ही हम बता रहे हैं आपको कि कैसे सेब की बागों की देखभाल हमारे किसानों के लिए करना जरूरी है, इससे जुड़ी विशेष बातें कौन सी हैं। और चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर भट्ट, जैसे हम औषधीय पौधों की खेती की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि किसान काफ़ी उत्साहित तो होते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन जो समस्या सामने आती है वो होती है बाजार की। तो इससे किस तरीके से ध्यान में रखें और ये कितना बड़ा फैक्टर है इसकी खेती कामयाब हो और किसानों को लाभ मिले? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है कि अगर औषधि पादप उगाने का आपकी जिज्ञासा है तो सबसे पहले जो बाजार व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहचान प्रॉपर होनी चाहिए। तो बाजार व्यवस्था एक गुणवत्ता के आधार पे औषधि पादपों का जो बाजार भाव होता है वो आपको मिल जाता है। इसके गुणवत्ता के लिए आपको एक, जैसे मैंने कहा, प्रशिक्षण लेना जरूरी है, सर्टिफाइड सीड आपके पास होना जरूरी है। और दूसरा जो है जो हमारा आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल खोला है ई चरक करके, वहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट को किस तरह से बेच सकते हैं, क्या भाव आपको मिल सकता है। एक कॉलर है, दिनेश जी हैं, आइए बात कर लेते हैं दिनेश जी से। हेलो दिनेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैडम नमस्ते, हमारा सवाल ये है, जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, ये सतावर की मैडम जी करना चाह रहे हैं हम खेती, इसके बारे में जानकारी थी। हम जी दिनेश जी, सतावर जानते हैं और हमारे इधर थोड़ी बहुत है, देखी हमने मेड़ पे। ठीक है, डॉक्टर भट्ट क्या बताना चाहेंगे कम शब्दों में? समय और क्या काली मिट्टी है मैडम जी हमारे इधर? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब जानकारी दीजिए हम। कोई बात नहीं दिनेश जी, आप सतावर की खेती कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी लेनी आपको जरूरी है। सतावर खेती करिए, लेकिन सतावर का बीज आप कहाँ से लेना है ये इसकी भी जानकारी रखिए और आप खेती कर सकते हैं। पौधे कहाँ पे मिलेंगे थोड़ी जानकारी ये नहीं हमको, ये आप थोड़ी जानकारी हमको देंगे तो थोड़ा बेस्ट होगा। हाँ आपको कहा हमने, या तो आप आनंद से गुजरात से मंगाइए, या तो आप जो है आपके मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से आप मंगा सकते हैं, या आप दिल्ली से भी मंगा सकते हैं, भी है पूसा संस्थान से, लखनऊ से भी मंगा सकते हैं, सीमैप है, और आरएलएल की जो कई जो है सीएसआईआर की लैब्स हैं वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप मंगा सकते हैं। तो आज हमने बात की औषधीय पौधों की खेती के बारे में और साथ ही सेब के बारे में भी, और बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आए, बहुत सारे सवाल रहे। और एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, हम सेब के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जिसम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी अंत में बहुत कम शब्दों में कि हमारे जो किसान जो कि सेब की खेती करना चाहते हैं उन्हें क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे जिसका वो ध्यान जरूर रखें। और क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त करने का समय है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा कम शब्दों में उगाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वातावरण जो है, वायु हमारी अनुकूल है उसके लिए या नहीं, और अगर अच्छी हो, हमारी सॉइल उसके लिए अच्छी हो, पानी की उपलब्धता ठीक हो और पानी जो है वो इकट्ठा ना हो, ड्रेन हो जाए, वहां सेब की खेती की जा सकती है। और सेब की खेती करने के लिए सबसे पहले ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनसे या कृषि विज्ञान केंद्र से एक प्रशिक्षण लेना जरूरी है। जी, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिसम जी। कर पाए, उसके बाद में जो भी प्लांटिंग मटेरियल लेना है वो सर्टिफाइड एजेंसी से लें, और जब भी प्लांट लगाने हो तो साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया हो, उस तरीके से उनका उत्पादन ये करें, लगाएं उनको प्लांट्स को। और आगे जो है उनका रख रखाव जो है, पूरी जो पैकेज या प्रैक्टिसेस लोकल यूनिवर्सिटीज ने दे रखी हो, केवीके में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके मुताबिक ही उसका रख रखाव करें, ताकि
उसकी उपज जो है सबसे ज्यादा ली जा सके। और आजकल जो है अब जो प्रचलन इसको उत्पाद को बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन का भी चल रहा है, जहाँ की 1 बाय 3 मीटर पे या 1.5 बाय 3 मीटर पे या 2 बाय 3 मीटर के डिस्टेंस पे भी प्लांट्स लगाए जाते हैं। सघन खेती जिसे हम 3,333 प्लांट्स 1 हेक्टर में लगा सकते हैं या 1,111 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रेशम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने जानी। उससे जो है उत्पाद जो है हमारा बढ़ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग ज़रूर लें। सघन खेती के बारे में भी आपने बताया कि कम जगह में कैसे अधिक पेड़ लगा सकते हैं और उससे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। धन्यवाद आपका और किसान भाइयों का भी धन्यवाद जो आपने हमें सुना है जी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और साथ ही पशुओं में ब्यात के पूर्व की सावधानियां। तो कल का हमारा विषय होगा पशुपालन से जुड़ा हुआ। तो पशुपालक अपने सवाल तैयार रखें और अगर आप चाहें तो एडवांस में भी हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया से यानी फेसबुक से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए तरीका बहुत आसान है, फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। फॉलो करें, लाइक करें, अपने सवाल साझा करें। और आइए आपको हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर भी बता देते हैं। 1800-1130600 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें आपको कि आप अब ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें और अगर कोई पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं जो आपसे मिस हो गया है या फिर इस पूरे शो को दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक करें। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। थैंक यू। दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को पुनः धृतक्रीड़ा के लिए बुलाया एवं धर्मराज दुर्योधन के बुलावे पर पुनः धृतक्रीड़ा खेलने जा रहे हैं। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। तुम उनके आने की आहट नहीं सुन पा रहे हो, पर मैं उन्हें स्पष्ट सुन रहा हूं। मैंने केवल एक ही उपदेश दिया, सबका मालिक एक। हरे साईं हरे साईं 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 हरे। उगते हुए सूरज को देख रहे हो देवीदास, एक दिन तुम्हारे और मेरे संकल्पों का सूरज भी ऐसे ही उगेगा। राम जी भला करेंगे। বাংলায় আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কৌচিলা, বাংলা পার্শ্বে মাছকে ধুয়ে জিরের বাটাই দাও।
लोग जब मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे नाव से तो हमारे बच्चों की रक्षा करना। जलचर यानी मछली व पानी में पलने वाले अन्य जल जीवों का विकास, उनके पालन से मछुआरों का विकास। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।